हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद गीता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये चैप्टर बात करता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो हम इस तरीके की एक टेबल बना लेंगे एंड इस टेबल में एक तरफ हम लिख देंगे प्रॉपर्टी और दूसरी साइड हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी को रखते हैं चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लोकेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेट क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेट न के बराबर है, नेग्लिजिबल। प्रोटॉन्स का जो वेट या मास कहें तो उसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU। न्यूट्रॉन्स का भी सेम मास है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है नेचर। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो खुद नेगेटिव चार्ज का है। देन प्रोटॉन की एफिनिटी क्या है? प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूट्रॉन किसी भी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जे थॉमसन ने एटम की एक मॉडल दिया था, तो वो मॉडल क्या था? सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिव है एंड इसमें नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स एम्बेडेड हैं या फिर पूरे में फैले हुआ है। इस तरीके से इसमें कुछ कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से उन्होंने एटम को दिखाया था। अब इसमें कुछ कमियां भी थी, तो वो कमियां देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था उसका रिजल्ट शो नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने अल्फा रेस को स्कैटर करने की ट्राई की थी। इस रिजल्ट में ये सामने आया था कि कुछ रेस जो सीधी जा रही हैं वो लौट के वापस वैसी की वैसी आ रही है। ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो एटम है पूरा, उसके बीच में कोई न्यूक्लियस है जहाँ पर उसका पूरा मास है। अगर ये यहाँ से जाता तो सीधे निकल जाता, लेकिन ये इस तरफ आया न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से वो वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो गया। अब ये जो थॉमसन का मॉडल था वो ये नहीं बताता कि क्यों कोई रे अगर आएगी तो वो बाउंस होगी, ये बाउंस होगी ही नहीं, क्या होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए सेकंड पॉइंट हम लिख देंगे कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, इन्होंने कुछ प्रूफ वगैरह कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रदरफोर्ड के एटम का मॉडल समझाया। अब हम उसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि उसमें क्या कमियां रह गई। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एनर्जी उसकी कम हो जाती है धीरे धीरे, और जब एनर्जी कम होती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिस पर उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई होगी। यही केस अगर हम लगाएं एटम में, तो ये उसका एक शेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमता रह रहा है तो उसकी एनर्जी कभी ना कभी कम होगी और इतनी कम हो जाएगी कि वो स्पाइरल मोशन कर करके एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये ऑर्बिट अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट ये हम यही लिख देंगे कि एटम्स जो थे वो स्पाइरल बना के इवेंचुअली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, लेकिन रियलिटी में एटम तो स्टेबल होते हैं, जो कि इस मॉडल ने जो ये प्रिडिक्ट किया वो हमारी जो बातें हैं उनके अगेंस्ट जाता है, और यही इसकी कमियां हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो बोर ने भी एक मॉडल दिया था, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था कि एक एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट है कि जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो यहाँ फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके साइड जो ऑर्बिट्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहे हैं। थर्ड पॉइंट है द एटम्स इन इट कंटेन डिस्टिंक्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने शेल्स हैं, यानी कितने ऑर्बिट्स हैं, कितने रास्ते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये 4 शेल होते हैं जिनका नाम हमने दिया है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इन्हें हम शेल या फिर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, और इन्हें हम 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली डिनोट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी मॉडल्स पढ़ाए गए हैं हमें उन्हें कंपेयर करना है।
तो इस चैप्टर में आपको दिए हैं थॉमसन के, रदरफोर्ड के और बोर के एटम के मॉडल्स। तो जो थॉमसन थे उन्होंने क्या कहा था कि जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के है और पूरे स्फीयर में स्कैटर्ड है, एम्बिटेड है। जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी एटम का वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है, इसीलिए उस पूरी एटम का जो नेट चार्ज है वो 0 है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, जो न्यूक्लियस है सेंटर में वो पॉजिटिव चार्ज का है, जो कि उस पूरे एटम का ज्यादातर या फिर कहे पूरा मास होल्ड करता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के होते हैं जो कि वेल डिवाइड पाथ में घूमते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में देखें तो एटम का साइज बहुत बड़ा होता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो हमारे पास शेल है और बीच में है न्यूक्लियस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है तो वो इस तरीके से जाना चाहेगा, जिस पॉइंट पे वो आएगा वहां से परपेंडिकुलर जाना चाहेगा, लेकिन जो सेंटर है वो भी अपनी तरफ उसे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो एक पोजीशन में बैलेंस हो जाता है और घूमता रहता है। तो यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन बोर का मॉडल क्या है, उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और पॉजिटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के अंदर होते हैं जो कि उसके जो ऑर्बिट होते हैं उन पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तब वो एनर्जी लूज नहीं करते, रेडिएट नहीं करते। जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हें उन्होंने KLMN ऑर्बिट्स बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समराइज द रूल्स ऑफ राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो आपने अपने चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो आपने पहले 18 एलिमेंट्स को याद किया होगा। तो अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी शेल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें बताना है एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने आने चाहिए, हमें कुछ रूल्स चाहिए होते हैं। ऐसे ही हम किसी भी ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, तो वही हमें लिखना है। तो पहला रूल तो यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं वो हमें एक फॉर्मूले से बताते हैं जो कि है 2n²। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो चलिए बात करते हैं के शेल की। के शेल को हम 1 से डिनोट करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड जब हम n की जगह 1 रखते हैं तो ये तो 2 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, तो हमारे पास क्या आता है 2 × 1। सो 2 × 1 हमारे पास होता है 2। तो यहाँ पर हम एक शेल में एट मोस्ट पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। 2 से ज्यादा होंगे तो हम नेक्स्ट शेल में मूव कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखने से आपके पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप अगले वाले शेल पे सेकेंड शेल पे आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। अगर कोई एटम है तो उसके जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होगा उस पर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में नए शेल को तब तक नहीं ले सकते जब तक उनके पहले वाला शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। जैसे मैंने बताया कि जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से हमने एक इसमें डाल दिया के शेल में एंड बाकी बचे हुए हमने अगले वाले शेल में डाल दिए। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि के शेल में तो 2 आ सकते हैं लेकिन हमने उसमें एक ही रखा है, तो हम इसमें एक और डालेंगे, कंप्लीटली फिल करेंगे, तब नेक्स्ट शेल पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो पहले देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब कि हम उन्हें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें एटॉमिक नंबर काफी हेल्प करता है हमारी। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। पहले शेल में 2 आ सकते हैं इसलिए हमने 2 डाल दिए, सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं, 8 डाल दिए, तो यहाँ पर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। देन हम नेक्स्ट शेल पे मूव करेंगे, वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब 4 हो लास्ट में तो या तो हमें इसे 0 करना पड़ेगा या तो हमें इसे 8 करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया या तो वो खाली रहेगा ऑर्बिट या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट होगा। अब देखो यहाँ पर इसके पास इक्वल चांस है, या तो वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी या ऑक्टेट। कि इसी केस में इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 प्रोटॉन होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए हम इसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले में 2 हो गए और बचे हुए 6 हम नेक्स्ट में डाल देंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला शेल है एल शेल, के एल, तो एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 ही है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको बिल्कुल खाली कर दें ऑर्बिट को, या फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बना ले किसी भी तरह से। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। तो यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि वैलेंसी किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स भी देने हैं हमें। पहला एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ न्यूक्लियस में? क्योंकि प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ न्यूट्रॉन। सो देन है कार्बन। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। सेकंड है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मैंने आपको बताया कि अगर कोई एटम है उसके न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। सो हम मास नंबर क्या होता है? मास नंबर एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनका टोटल नंबर होता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले से बता देती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि प्रोटॉन कितने हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन है किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो मिलते हैं हमें मास नंबर। एग्जाम्पल देते हैं, कार्बन एटम जो है उसके 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका जो मास नंबर होगा वो इन दोनों को ऐड करके 12 होगा। देन है हीलियम एटम। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर क्या होगा? इसका मास नंबर होगा 2 + 2 4। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी उसका जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आप इसे इस तरीके से रख सकते हैं, आइसोटोप्स। यहाँ पर टॉप आ रहा है तो इनका टॉप डिफरेंट होता है। टॉप पर क्या होता है? इनका एटॉमिक मास। तो इनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा क्योंकि इनके न्यूट्रॉन अलग होंगे। लेकिन तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो पहले में जो प्रोटियम है उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ऊपर की नंबर है, यानी 1 यहाँ पर है, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 है, तो ये सब अलग है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि टॉप डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो ड्यूटेरियम है उसमें 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर जो ट्राइटियम है उसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, आइसोबार्स। बार से आप नीचे रख सकते हैं याद बॉटम, बी फॉर बार्स, बी फॉर बॉटम। सो उनका बॉटम यानी कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यानी उनके जितने भी उनके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनके पास मास नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन। आर्गन का मास नंबर होता है 40 और कैल्शियम का भी मास नंबर होता है 40। आर्गन के पास 18 प्रोटॉन होते हैं, कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन होते हैं, और जो आर्गन होता है उसके पास 22 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके पास 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनका मास नंबर सेम है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो जिनका मास नंबर सेम होगा, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो वो आइसोबार्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आइसोटोप्स का यूज भी बताना है हमें। तो आइसोटोप्स के यूज मैं आपको 3 दे देती हूँ, आप इनमें से 2 याद रख सकते हैं। तो इसकी पहला यूज हो जाएगा कि यूरेनियम का आइसोटोप हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अगर हमें कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na+ कंप्लीटली फिल्ड के एंड एचिल्स एक्सप्लेन। अब देखो, सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, इसीलिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस तरीके से होगी। पहला के शेल देखते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तक ले सकता है, और जो एल शेल होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जो एम शेल है वो 18 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो हम डाल देते हैं, तो पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम डाल देते हैं इसमें,
फिर उसके बाद हमारे पास कितने बचे, अभी भी हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन, 9 बचे हैं, 8 इसमें डाल सकते हैं तो 8 इसमें डाल दो। एंड लास्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बचेगा 1। एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है, या तो इसे 0 करो या तो इसे 8 करो, जिससे कि ये पूरा एटम स्टेबल हो जाए। हमारे पास क्या गिवन है, Na प्लस। प्लस कब आता है किसी आयन के ऊपर, मतलब ये पूरा आयन है, इसके ऊपर प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने किसी को अपना ये वाला लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और जब इसे दे दिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो 2 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2 आ सकते थे, 2 आ गए, 8 आ सकते थे, 8 आ गए। तो यहाँ पर उसने के और एल शेल को कम्प्लीटली फिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स। पहला आइसोटोप ये रहा जो कि 49.7% अवेलेबल है, और दूसरा आइसोटोप ये रहा जो कि 50.3% प्रेजेंट है। हमें इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पहला जो आइसोटोप है उसका परसेंटेज है 49.7% और दूसरे का परसेंट है 50.3%। हमें पता है कि एवरेज मास हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए, सबसे पहले कितने एग्जिस्ट कर रहा है उस आइसोटोप नंबर 1 एंड उसका मास। मास आप कहाँ से निकालेंगे, ये ऊपर वाला जो नंबर होता है वो मास नंबर होता है। यहाँ पर 79 है एंड यहाँ पर 81। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 79 को मल्टीप्लाई कर देंगे 49.7 बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है। तो 49.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। एंड जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 39.263। सिमिलरली आपको यहाँ पर मास नंबर है 81 और यहाँ पर परसेंट है 50.3। डेसिमल हटाएंगे नीचे 1000 हो जाएगा एंड इसका रिजल्ट आएगा 40.743। और जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 80.006 यू। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट या सिंपली यूनिट। तो इसका जो एवरेज मास होगा ब्रोमीन का वो 80 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X इज 16.2 U. What are the percentages of isotopes 16.8x and 18.8x in the sample? अब देखिए यहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें पिछले में मास नंबर दिया था, परसेंटेज दिया था और हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, हमें उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो पहला हम मान लेते हैं कि ये जो पहला आइसोटोप है ये वाला, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप इसे इस साइड भी लिख सकते हैं 16 को। तो यहाँ पर जो पहले का हम मान लेते हैं कि वो y% में प्रेजेंट है, तो दूसरा कितना प्रेजेंट होगा, अगर कोई चीज़ फुल है तो वो 100 होती है। अगर ये y% प्रेजेंट है तो दूसरी वाली चीज़ इसमें से अगर हम y माइनस कर देंगे उतने परसेंट प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% कोई चीज़ है और हम एक चीज़ को 10% बता रहे हैं कि 10% प्रेजेंट है, तो दूसरी चीज़ कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो 100 माइनस 10 90% प्रेजेंट होगी। सिमिलरली इस केस में भी है। अब हम परसेंटेज देखते हैं, तो दूसरे का परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस y%। तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमें मास नंबर के दे रखा है 16, यहाँ पर मास नंबर 80, तो हम इसको पिछली क्वेश्चन की तरह ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ वेरिएबल देख के घबराना मत, ये काफ़ी इजी है, आप सॉल्व करते जाओगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो 18y, 18 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 18y और नीचे आ जाएगा 100। 16 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद y से मल्टीप्लाई होगा माइनस y से। तो 16 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1600। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1600 एंड देन ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब आ जाएगा -16y। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 18y प्लस 1600 माइनस 16y डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और इसको हम इक्वेट कर रहे हैं 16.2 जो कि इसका एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 16.2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल हट जाएगा और पीछे एक 0 लग जाएगा।
18 में से जब हम 16 माइनस करेंगे, y है, वेरिएबल सेम है, तो हम इसे माइनस कर सकते हैं। इसीलिए जब हम 18 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 1600 इक्वल टू 1620। ये इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1600 यहाँ पर मैं कर देती हूँ इरेज कर। यहाँ पर 1620 था, 1620। एंड इसमें से अगर हम 1600 माइनस करते हैं और यहाँ पर था हमारे पास 2y, तो ये इसके बराबर है। ये माइनस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। अब 10 क्या है, यहाँ पर 10 है परसेंट, दूसरे की परसेंट क्या होगी 100 माइनस वाई, 100 माइनस 10। तो ये तो पहला हो जाएगा हमारे पास 10% और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 होता है 90। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 100 माइनस 10 इज 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर Z 3 है तो वैलेंसी क्या होगी किसी एलिमेंट की। और अगर हमें पता भी चल गया कि वैलेंसी क्या है तो फिर हमें उस एलिमेंट का नाम भी बताना है। सो Z का क्या मतलब होता है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है क्योंकि Z3 दे रखा है। अब हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 3। अब देखो 3 है तो पहले शेल में कैपेसिटी 2 है और दूसरा जो शेल है उसमें कैपेसिटी 8 है। तो पहले वाले में हम 2 फिल कर देंगे और बचा हुआ 1 हम इसमें फिल कर देंगे। अब देखो एटॉमिक नंबर हमें दे रखा है, तो हमारा जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का एंड फिर आता है लिथियम का। सो जिसकी वैलेंसी 1 होती है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो वो एलिमेंट है हमारे पास लिथियम। 13th क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। तो यहाँ पर हमें स्पीशीज दे रही हैं एक्स और स्पीशी दे रखी है वाई। सो प्रोटॉन हमें दे रखे हैं एक्स में 6 और नेक्स्ट वाई में दे रखे हैं 6। एक्स में 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और वाई में 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। जिनके प्रोटॉन सेम होते हैं हम कह सकते हैं उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये ही इसका आंसर, सो यहाँ पर आइसोटोप्स आंसर होगा। 14th क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। पहला है जे थॉमसन प्रपोज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। अब देखो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। लेकिन जे थॉमसन के मॉडल में तो उन्होंने न्यूक्लियस की बात ही नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ ये बताया था एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स एमिटेड होते हैं, उनका चार्ज इक्वल होता है, इसीलिए वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर F लिख देती है। सेकेंड पार्ट है, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। सो ये बात गलत है। न्यूट्रॉन खुद में ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ये किसी दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है। ये न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए नहीं कि जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो इसीलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉल्स। थर्ड पार्ट है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1 डिवाइडेड बाई 2000 टाइम्स और दैट ऑफ अ प्रोटॉन। सो इसका मास, अगर मान लो प्रोटॉन का मास 1 है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास 1 डिवाइडेड बाई 2000 यानी 2000 गुना कम होगा। सो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर टी लिख देती हूँ, टी फॉर ट्रू। डी है, एन आइसोटोप आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज एज ए मेडिसिन। सो ये बात सही है, अगर हम गोइटर का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हमें आयोडीन के आइसोटोप की जरूरत है, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। सो यहाँ पर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि उन्हीं की मदद से हमने ये बताया था कि उस पर कुछ पॉजिटिव मास है जिसकी वजह से वो बाउंस बैक हो रहा है, पार्टिकल जैसे आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव
ऑप्शन ए द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आइसोटोप क्या होते हैं जिनका टॉप डिफरेंट होता है। अब टॉप डिफरेंट है यानी मास नंबर डिफरेंट है, तो यानी उनमें जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट है वो है एक्स और दूसरा है एलिमेंट एक्स, उसे भी एक्स ही मान लो। सो इसमें प्रेजेंट है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 प्रोटॉन, और यहाँ पर इसमें भी प्रेजेंट है हमारे पास 5 प्रोटॉन। लेकिन इसका जो मास नंबर है तो वो 6 है और इसका 7 है। इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसका टोटल मास 6 है, तो उसमें न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा? 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उन्हीं के मास को जोड़ के हमें मास नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 5 + 1 करेंगे तो 6 मिलेगा, क्योंकि वो मास नंबर है, दोनों के मास का सम है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 इसमें 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन आर। सो Cl- आयन मतलब, इसका मतलब क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि जब कोई एलिमेंट किसी अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी दूसरे को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर किसी से लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मतलब इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। क्लोरीन की वैलेंसी है वो है 17। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहले शेल पे आ जाएंगे 2, दूसरे शेल पे आ जाएंगे 8 और इस पे आ जाएंगे 7, टोटल हो गए 17। Cl- है तो इसने किसी से लिया है। अब कितना लिया है? तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, लेने के बाद अपने इसे फिल करना है, या तो इस 7 को 0 बना लिया, 8 बना लिया, तो कौन सा आसान होगा? 8 बनाना। तो 8 ये बनाएगा तो कैसे बनाएगा? इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब ये 8 बना होगा। सो यहाँ पर इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो वैलेंस शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट है हमारे पास ये वाला शेल। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। 11 है तो इसका मतलब यहाँ पर पहले पे तो 2 आएंगे, नेक्स्ट पे 8 आएगा, क्योंकि 8 ही आ सकता है। अब देखो 10 हो गए, एक और की जगह बनानी पड़ेगी, इसमें तो डाल ही सकती क्योंकि इसमें 8 ही आ सकता है, तो इसलिए हम इसे लास्ट वाले में दे देंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये वाली। 19th क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखो ध्यान से देखो इस टेबल को। सबसे पहले इसे जूम कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमें दे रखे हैं या फिर निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन बताने हैं और स्पीशीज का नाम बताना है। सबसे पहले देखो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पर? 9। और 9 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 9 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो हम 9 लिख देंगे। अब देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 लिख देंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करके मिलता है मास नंबर। हमें यहाँ पर कितने दे रखे हैं? हमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन दे रखे हैं 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं 10। तो इसका जो मास नंबर होगा वो इन दोनों का सम करके आएगा, जो कि होगा 19। अब देखो एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरीन। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 16। यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 16 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ 16। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर अब देखो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन गिवन है, मास नंबर गिवन है, तो इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन है और टोटल मास उस पर 32 है, तो हमें कितने न्यूट्रॉन चाहिए होंगे? तो हमें 16 न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये हो जाएगा सल्फर, ये तो दे ही रखा है। नेक्स्ट देखो मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो 24 - 12, तो फिर ये आ जाएगा 12। और देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12 इधर आ जाएंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो ये भी 12 हो जाएगा। और 12 कौन सा होता है? 12 होता है हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 2, मतलब एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा, मास नंबर दे रखा है 2।
इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन 1 होगा। अब देखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही मास नंबर होता है, तो 1 इसका मास नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इससे आपको कुछ-कुछ याद आ रहा होगा कि ये तो ड्यूटेरियम जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, मास नंबर है 1 हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 0, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। एंड ये हमें देखने से लग रहा है कि ये प्रोटियम है, क्योंकि वहाँ पर एक ही हमारे पास होता है प्रेजेंट, एक प्रोटॉन होता है और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और उसका मास नंबर भी 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, हो सकता है एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।